आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा चौंका देने वाले जियोपॉलिटिकल रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे बंद कमरों में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की एक ऐसी छिपी हुई कीमत होती है, द हिडन प्राइस ऑफ डील्स, जिसे आम नागरिक अनजाने में चुकाते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा जस्टिस डिपार्टमेंट जिसका कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि की दर 99% है, फिर वो अचानक एक इतने बड़े कॉर्पोरेट केस को छोड़ने का संकेत क्यों देगा? यहां सोर्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जिक्र कर रहा है, जिसने कथित तौर पर भारत के अडानी ग्रुप पर लगे गंभीर फ्रॉड चार्जेस वापस लेने का इशारा किया। अब सोर्स के मुताबिक ये कोई मामूली कानूनी प्रक्रिया नहीं है, इसे एक डिप्लोमैटिक रैंसम या कूटनीतिक फिरौती के रूप में देखा जा रहा है। पर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का मैकेनिज्म समझने के लिए सोर्स ने एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, द आर्ट ऑफ लॉफेयर। अब ये लॉफेयर आखिर है क्या? देखिए, क्रूशियल पॉइंट ये है कि आज के दौर में महाशक्तियां हमेशा मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करती, वो कानूनी प्रणाली को ही एक हथियार बना देती हैं, जैसे कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इन कड़े कानूनों का इस्तेमाल करके किसी देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं को टारगेट किया जाता है। क्यों? ताकि उस देश को कूटनीतिक तौर पर झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। एक तरह से ये किसी देश की आर्थिक नस को दबाने जैसा है। इस रणनीति को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स ने फ्रांस की एनर्जी जायंट एल्स्टॉम का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण दिया है। इसे ध्यान से सुनिए। फेज 1, अमेरिका फ्रांस की इस बड़ी कंपनी एल्स्टॉम पर करप्शन का केस ठोंक देता है। फेज 2, फ्रेंच गवर्नमेंट पर इसका भारी दबाव पड़ता है। फेज 3, एल्स्टॉम मजबूर होकर अपना पावर बिजनेस एक अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बेच देती है। और फेज 4, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जादुई तरीके से केस को सेटल कर लेता है, यानी केस खत्म। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे इस कानूनी हथियार का इस्तेमाल पहले भी यूरोपीय प्रतिरोध को तोड़ने और एक अमेरिकन कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा चुका है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, डीकोडिंग द हिडन प्राइस, यानी उस छिपी हुई कीमत को समझना। सोर्स यहाँ एक अजीब से संयोग की तरफ इशारा करता है। एक तरफ पूरी दुनिया पॉलिटिकल ड्रामे में उलझी हुई थी और ठीक उसी वक्त बिना किसी खास बहस के महत्वपूर्ण घरेलू बिल्स कुछ ही मिनटों में पास कर दिए गए। मतलब जब जनता का ध्यान भटका हुआ था, तब भारत में बड़े टैक्सेशन और डेटा बिल्स 4 मिनट से भी कम समय में पास हो गए। सोर्स का आरोप है कि ये सब एक छिपे हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का रास्ता साफ करने के लिए किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि कूटनीतिक टेबल पर वो 3 संभावित ट्रेड ऑफ्स या सौदे क्या हो सकते हैं। सोर्स के मैक्रो इकोनॉमिक पैटर्न्स के अनुसार किसी फंसी हुई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को छुड़ाने के लिए एक बहुत भारी और कई लेयर्स वाली कीमत चुकानी पड़ती है। मुख्य रूप से 3 चीजें सामने आती हैं। पहली, विदेशी सामानों पर से टैरिफ हटा देना। दूसरी, महंगे और लंबे समय तक चलने वाले विदेशी ऊर्जा विकल्पों पर निर्भर हो जाना। और तीसरा, घरेलू डेटा लोकलाइजेशन के नियमों के साथ समझौता करना। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला कथित ट्रेड ऑफ है टैरिफ। यहाँ डील ये होती है कि अमेरिका को एग्रीकल्चर, डेयरी और हार्ले डेविडसन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए जीरो टैरिफ एक्सेस मिल जाता है। पर इसका दूसरा पहलू काफी गंभीर है। इसका डायरेक्ट नुकसान घरेलू किसानों और छोटे से मध्यम स्तर के मैन्युफैक्चरर्स को झेलना पड़ता है। यानी विदेशी प्रशासन को खुश करने की इस छिपी हुई कीमत को हमारे अपने एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स चुकाते हैं। दूसरा संभावित समझौता सीधे तौर पर एनर्जी से जुड़ा है। अभी की स्थिति में सस्ते रशियन ऑयल पर निर्भरता है, लेकिन सोर्स कहता है कि इस डील के तहत एक जबरदस्ती का शिफ्ट लाया जा रहा है। किधर? 20 साल के लंबे और महंगे यूएस लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। असल में ये सस्ती एनर्जी से दूर जाकर महंगे विदेशी मार्केट्स पर निर्भर होने की शुरुआत है, जिसका सीधा सा मतलब है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सरेंडर कर देना। और आखिर में आती है तीसरी रियायत, डेटा। सोर्सन इन नए डेटा रजिस्ट्रेशन बिल्स के तेजी से पास होने को इस तीसरे कॉम्प्रोमाइज से जोड़ रहा है, जहां पहले देश में सख्त डेटा लोकलाइजेशन रूल्स थे जो नागरिकों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते थे, वहां अब इन नियमों में ढील दी जा रही है। इसका असर विदेशी बिग टेक कंपनियों को हमारे नागरिकों के डेटा और सर्वर्स तक बिना किसी रोक-टोक के एक्सेस मिल जाना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किसी देश की सरकार एक सिंगल प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को क्यों बदलेगी?
इसका जवाब छिपा है इस सेक्शन में, द सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर। सिर्फ एक नंबर 30%। सोर्स के अनुसार ये अकेला नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। ये देश की टोटल सी पोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैपेसिटी का वो हिस्सा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेट ग्रुप अकेले कंट्रोल करता है। और बात सिर्फ पोर्ट्स की नहीं है, नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ही देख लीजिए। देश के 50% रनवेज अकेले इसी ग्रुप के पास हैं और बाकी के 50% में देश के बचे हुए सारे रनवेज आते हैं। सोर्स इस बात पर पूरा जोर देता है कि जब कोई प्राइवेट एंटिटी देश के आधे एयर ट्रैफिक और पावर ग्रिड के इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल करने लगे तो वो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाती, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेहद नाजुक रीढ़ की हड्डी बन जाती है। इस विश्लेषण में एक बहुत ही डरावना डार्क सिनेरियो दिखाया गया है, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट। मान लीजिए अगर इस कॉरपोरेशन को कानूनी तौर पर दोषी ठहराया जाता और ग्लोबल स्विफ्ट बैंकिंग बैन लग जाता तो क्या होता? बंदरगाहों पर तुरंत लॉजिस्टिक्स पैरालाइज हो जाते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहीं रुक जाता, पेट्रोल और बेसिक खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई चेन बुरी तरह कोलैप्स कर जाती, देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग गिर जाती और इन सबका आखिरी नतीजा आम नागरिकों के होम और कार लोन की ईएमआई आसमान छूने लगती। कहने का मतलब यह है कि अगर ये कंपनी डूबती है तो वो एसबीआई और एलआईसी जैसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी अपने साथ ले डूबेगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और यही हमें इस पूरी स्थिति की एक बड़ी इकोनॉमिक थ्योरी की तरफ ले जाता है, प्राइवेटाइज्ड प्रॉफिट्स, सोशलाइज्ड कॉस्ट्स, यानी मुनाफा निजी पर नुकसान सार्वजनिक। सोर्स इसको दो अलग अलग नैरेटिव्स में बांटकर दिखाता है। एक तरफ है द मार्केट बूम। पब्लिक रिलेशंस के जरिए ये बताया जाता है कि केसेस खत्म होने से शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गया और नए रोजगार पैदा हुए। लेकिन दूसरी तरफ है असलियत, द पब्लिक कॉस्ट। सोर्स इस मेनस्ट्रीम कहानी को तोड़ते हुए कहता है कि इन छिपे हुए सौदों की असली कीमत हमेशा आम नागरिक ही चुकाता है। कैसे? महंगी गैस खरीदकर, ज्यादा ईएमआई देकर और अपने लोकल इंडस्ट्रीज को संघर्ष करते हुए देखकर। एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, 90%। ये विश्लेषण याद दिलाता है कि जब किसी केस के सुलझने की खबर आती है और स्टॉक मार्केट में उछाल आता है तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से उस स्टॉक मार्केट प्रॉफिट का 90% हिस्सा सिर्फ टॉप के 1% अमीरों की जेब में ही जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी दी गई है। जब एक संप्रभु राष्ट्र यानी सॉवरेन स्टेट और एक प्राइवेट कॉरपोरेशन के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है तो देश अपनी कूटनीतिक ताकत, अपनी डिप्लोमैटिक बार्गेनिंग पावर खो देता है। सोचने वाली बात है कि जब कोई विदेशी ताकत देश की सरकार और एक प्राइवेट मोनोपोली को एक ही मानकर चलती है तो उस देश की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस कहाँ रह जाती है? इस विश्लेषण के आखिर में सोर्स एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर नेशनल सिक्योरिटी और देश की फॉरेन पॉलिसी के सौदे कॉरपोरेट कोर्टरूम्स में होने लगे तो हम आखिर किस छिपी हुई कीमत पर ये विकास खरीद रहे हैं? एक मोनोपोलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की असल लागत क्या है? ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन कड़ियों को जोड़ें और सरफेस के नीचे छिपी उन डील्स को समझने की कोशिश करें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।